हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बड़ी भर्ती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से आप कोई भी कैंडिडेट हो, मेल फीमेल सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती जो है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे निकाली गई है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट होंगे उनको रिजर्वेशन के तहत छूट जो मिलती है वो मिलेगी। अगर अदर स्टेट वाले जनरल में अप्लाई करेंगे, सीट कितनी है वो आपको जानना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे एज और एजुकेशन सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होने वाला है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत आराम से वीडियो को देखिएगा, एक एक स्टेप में मैं समझा देता हूँ। यूपीपीसीएल की तरफ से असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। अगर हिंदी में बात करें तो सहायक लेखाकार जिसको हम लोग बोलते हैं। सहायक का मतलब आप एज असिस्टेंट होंगे, और अकाउंटेंट में, अकाउंटेंट का मतलब आप समझ गए, लेखा जोखा जो पुराने ज़माने में हम लोग रजिस्टर देखते थे, मेंटेन होता था, आज ही इनका बिल कितना बना, ये सब जो चीज़ें होती थी वो सब चीज़ें अब कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। तो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, सारा कंप्यूटर पे डाटा वगैरह आपको देखना ताकना करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 186 सीट की भर्ती टोटल निकाली गई है। 186 सीट है। अब अगर इस सीट में बात करेंगे तो जनरल के लिए 79 है। अब ये जो जनरल वाली सीट देख रहे हैं ना 79, इसी सीट में अदर कोई भी स्टेट के कैंडिडेट हो जो एजुकेशन को फुलफिल करते होंगे वो इसी सीट पे आवेदन करेंगे। बाकी बात अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे तो ये सब जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश को जो अस्थायी नागरिक है, जिनको वहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ, वही इस सीट पर आवेदन करेंगे। अदर स्टेट वाले जनरल में ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीट है, ओबीसी के लिए 47 है, एससी के लिए 37 और एसटी के लिए 5 सीट है। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका पास जो भी आपका कास्ट या आवासीय वगैरह है तो वो 2019 के बाद का बना होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये सर्टिफिकेट 2019 के बाद का होना चाहिए। सीट के बारे में आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। एज की बात करेंगे तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। ये उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी अच्छी लगती है और झारखंड में भी कि एज में जो दी जाती है मैक्सिमम लिमिट वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, मतलब 21 साल में आपका ग्रेजुएशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब उम्र के हिसाब से आप एजुकेशन का पता लगा सकते हैं। तो 21 साल कम से कम कब होना चाहिए, तो 1 जुलाई 2022 को, जी हाँ 1 जुलाई 2022 को आपका 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 40 साल भी नहीं होना चाहिए, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 40 साल तक चलेगा, 40 से ऊपर आपका जुलाई में नहीं होना चाहिए। हाँ, ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 3 साल की छूट आपको मिलेगी। एससी एसटी में अगर आप आते हैं तो 5 साल की छूट यहाँ भी मिल जाएगी। तो ओबीसी में 3 साल, तो मतलब ओबीसी 43 साल तक अप्लाई करेंगे, एससी एसटी वाले 45 साल तक अप्लाई करेंगे। एज का जो कट ऑफ होगा यही डेट होगा। ये एज का आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, बता दूंगा। एज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एजुकेशन को बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल बेसिक एजुकेशन है। अगर आपने बीकॉम ग्रेजुएशन किया हुआ कॉमर्स से, बैचलर ऑफ कॉमर्स, केवल बीकॉम, इसके अलावा कुछ नहीं, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है आवेदन का। ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कीजिएगा। फॉर्म 8 नवंबर, मतलब आज कल से चालू हो चुका है और 28 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। एग्ज़ाम भी बता दिया गया है कि जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब अगले साल आपकी ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी। ये एक पूरा प्रोसीजर है। और यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है ना कि कॉमर्स से ना काफ़ी उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कम करते हैं। तो ये बेनिफिट है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत भागदौड़ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक फॉर्म भी नहीं आवेदन डलेगा। तो 186 सीट है, बहुत अच्छी पोस्ट है और प्योर गवर्नमेंट जॉब है उत्तर प्रदेश में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो नॉर्मल यहाँ पर केवल सीबीटी रखा गया, इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई इधर उधर का कोई चीज़ नहीं है। सीबीटी को ही बस 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में जो होगा आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा और दूसरे भाग में 50 प्रश्न होगा और दूसरे भाग में 150 प्रश्न होगा। टोटल अगर प्रश्न की बात करेंगे तो 200 प्रश्न आपका देगा और 200 प्रश्न होगा। 200 प्रश्न तभी होगा जब आप भाग 1 को पास कर जाएंगे, तब आप भाग 2 में आएंगे। तो भाग 1 को पास करने के लिए 50 प्रश्न जो है वो आपका
कंप्यूटर का DOEACC एक लेवल का सर्टिफिकेट होता है, ओ लेवल का कंप्यूटर से रिलेटेड है। और डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एकोमोडेशन, क्या क्या है, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह, ये जो किए होंगे वो जानते होंगे। इसमें अगर आपने ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ तो उसी लेवल का आपको सवाल जवाब पूछा जाएगा, कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा बहुत डीप नहीं होता, एक अगर छोटा सा बुक भी निकाल लीजिएगा ना तो उसमें आपको लगभग ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 50 प्रश्न यहाँ पर आपको बनेगा, जी हाँ 50 प्रश्न बनेगा, और हर प्रश्न के लिए हर एक नंबर, मतलब 50 गुना 1 मतलब 50 नंबर का आपका एग्जाम भी होगा। देखिए 50 प्रश्न रहेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, हर एक क्वेश्चन पे एक एक नंबर, और -1/4 मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर काटा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। और आप अगर इसको भाग 1 को 50 नंबर का जो एग्जाम होगा इसको अगर आप पास कीजिएगा ना तभी भाग 2 में जाइएगा, तभी आपका भाग 2 के लिए आप आगे प्रमोट होइएगा। तो भाग 1 को पास करने के लिए कम से कम इसमें आपको 50% नंबर लाना होगा। जैसे 50 नंबर का ये एग्जाम हो रहा तो कम से कम 50% मतलब 25 नंबर आपको कम से कम इसमें लाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अगर 25 नंबर कम से कम यहाँ पर नहीं ला पाते हैं तो फिर आप आगे एलिजिबल नहीं है जाने के लिए। अगर आप 25 नंबर या 25 नंबर से ऊपर लेकर के आ गए तब आप भाग 2 में जाइएगा, जिसमें आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा। अब 150 नंबर जो होगा ना वो उसको समझिए कि उसका सिलेबस कैसे रहने वाला है। उसका सिलेबस जो है वो आपका थोड़ा सा डीप लेवल में रहेगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो मेन सिलेबस है उससे भी रहेगा, और थोड़ा सा जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं जनरल हिंदी, इंग्लिश और मैथ वगैरह, उससे आपका क्वेश्चन बनेगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा ना वो जनरली लिखित रिटन टाइप से होने वाला है। ये तो आपका MCQ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप से 50 नंबर का, लेकिन 150 नंबर वाला रिटन में होगा। और रिटन में आपको सिलेबस की बात करेंगे तो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी जो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता ही होगा। अर्थमेटिक मतलब गणित से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। अगर भाई अब गणित की बात करेंगे तो अगर आपने BCom किया हुआ है तो आपके लिए तो गणित बहुत आसानी है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और हाँ, आप अपने सिलेबस मेन जो आपका सब्जेक्टिव सिलेबस उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, ऑडिट एंड इनकम टैक्स, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। और इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा वो पूरा सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ। नोटिफिकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और फॉर्म अप्लाई करने का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगर आप इस दोनों स्टेज को पार कर लेते हैं तब आप यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका UPPCL में असिस्टेंट अकाउंटेंट। लेकिन हाँ, मेरिट के लिए ध्यान दीजिएगा, मेरिट के लिए भाग 1 को नहीं जोड़ा जाएगा, केवल भाग 2 में जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा भाग 2, जी हाँ 150 नंबर, उसी पे आपका मेरिट बनेगा। अगर 150 में आपका परसेंटेज बढ़िया बनता है, कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और 50% अगर आप समझ रहे हैं तो 150 नंबर का एग्ज़ाम है तो कम से कम 75 और 80 लाइए, उससे ऊपर जितना रखिएगा उतना आपका चांस अच्छा बनेगा इसमें होने के लिए। तो अगर आप इसमें पास होते हैं तब आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आवेदन मतलब ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी कंप्लीट। अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट उनके मन में जरूर चल रहा होगा कि एग्ज़ाम कहाँ पर होगा। तो जो CBT होगा वो लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ के किसी भी सिटी में या कहीं भी किसी भी सेंटर पे दिया जा सकता है, और आपको उत्तर प्रदेश में ही जा करके एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो ये बेसिक जानकारी थी। अगर इसमें कोई और कन्फ्यूजन हो या फिर अगर आपको इसके अलावा कोई अगर जानकारी पता हो तो हमें बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।